वीडियो के टाइटल को देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महापुरुष की जिनका पूरा जीवन लगातार असफलताओं से भरा रहा, लेकिन इसके बाद भी उनकी दी हुई स्टेटमेंट आज मोटिवेशनल कोट्स बनकर पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। उनकी कही हुई कुछ बातों के दम पर आज यूट्यूब पर हजारों मोटिवेशनल चैनल चल रहे हैं। अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। इस तरह की लाइंस जैसे ही हमारे कानों में पड़ती हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, आज हम उस महान इंसान की बात करने वाले हैं जो मुसलमान होने के बाद भी मंत्रों का उच्चारण सुनने मंदिर के पास आया करता था। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, बायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। मैं अब्दुल कलाम आजाद बोल रहा हूँ। आज मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि अगर मेरा फिर से जन्म हो तो मेरे प्यारे देश भारत में ही हो। मेरा जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। मेरे पिताजी नाव चलाते थे। वो हिंदू तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम की सैर कराते थे। मेरी माँ एक हाउसवाइफ थी और 5 भाई बहनों में मैं सबसे छोटा था। बचपन से ही घर में पैसों की काफी समस्या थी, इसलिए मैंने 10 साल की उम्र से ही पढ़ाई के साथ साथ अखबार बेचना शुरू कर दिया और अखबार बेचते बेचते मैं पूरे अखबार को पढ़ भी लेता था, क्योंकि मुझे बचपन से ही नॉलेज गेन करने का बहुत शौक था। मैं रोज मस्जिद जाया करता था, लेकिन शाम को मस्जिद से घर लौटते हुए मैं मंदिर के पास भी रुकता था। मंदिर जाने वाले लोग मुझे घूर कर शक की निगाह से देखते थे। शायद वो हैरान होते थे कि एक मुसलमान लड़का मंदिर के सामने क्या कर रहा है। सच्चाई ये थी कि मुझे मंत्रों का पाठ सुनना अच्छा लगता था। भले ही मुझे उनका एक भी शब्द समझ नहीं आता था, लेकिन फिर भी मुझे उसे लगातार सुनते रहना अच्छा लगता था। मेरा एक दोस्त था, रामनाथ शास्त्री। वो मंदिर के पंडित का बेटा था। शाम के समय वो अपने पिताजी के साथ बैठकर मंत्रों का उच्चारण करता था। मैं भी दूर से ये सब सुनता रहता था और बीच बीच में वो मुझे देखकर मुस्कुरा भी देता था। स्कूल में भी मैं और राम एक साथ पहली बेंच पर बैठा करते थे। हम एकदम भाइयों जैसे थे। बस अंतर इतना था कि वो जनेऊ पहनता था और मैं सफेद टोपी। जब हम 5वीं क्लास में थे तब एक दिन एक नए अध्यापक हमारी क्लास में आए। वो काफी सख्त मिजाज दिख रहे थे। डंडा लहराते हुए उन्होंने पूरी क्लास का चक्कर लगाया और आखिर में वो हमारे सामने आकर खड़े हो गए। उन्हें शायद हमारा एक साथ बैठना पसंद नहीं आया। उन्होंने मुझे चिल्लाकर लास्ट बेंच पर बैठने को बोल दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। निराश होकर मैंने अपनी किताबें और बैग उठाया और सबसे पिछली बेंच पर बैठ गया। उस दिन जब मैं घर लौटा तो मेरी सूरत देखकर पिताजी बोले कि क्या हुआ, तो मैंने उन्हें पूरी बात बताई। उधर राम ने भी अपने घर पर पूरी बात बताई। अगली सुबह राम दौड़ता हुआ हमारे घर आया और बोला, पिताजी ने तुमको घर पर बुलाया है। तो मैं उसके साथ चला गया, लेकिन राम के घर उस नए टीचर को देखकर मैं बुरी तरह डर गया। मुझे लगा कि टीचर शायद मेरी शिकायत करने उसके घर आया है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे देखकर मैं बिल्कुल हैरान हो गया। राम के पिताजी उस टीचर को डांटने लगे। उन्होंने टीचर को समझाया कि भगवान की नजर में सारे बच्चे एक समान हैं, फिर चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना हो। आपको भी स्कूल में बच्चों के बीच प्यार बढ़ाना चाहिए, नफरत नहीं। राम के पिताजी के समझाने पर टीचर ने मुझसे माफी मांगी और अगले दिन से मैं और राम फिर से एक साथ पहली बेंच पर बैठने लगे और पूरी जिंदगी हम दोनों अच्छे दोस्त बनकर रहे। मैं हमेशा से मन ही मन देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था, क्योंकि मैं भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी से बहुत प्रभावित था। लेकिन इसके लिए किसी अच्छे स्कूल में पढ़ना जरूरी था। पर मैं अपने माता पिता से ये सब कहने का साहस नहीं जुटा पाता था, क्योंकि मैं जानता था कि गरीबी के चलते वो मुझे ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। एक दिन मेरे पिताजी ने अचानक मुझसे कहा, अब्दुल, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में आगे पढ़ने की बहुत इच्छा है। हम कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हें लेकर बहुत ऊंचे सपने देखे हैं। तुम फिक्र मत करो, जैसे भी होगा हम पैसों का इंतजाम करेंगे ताकि तुम अच्छे विद्यालय में पढ़ सको। फिर एक दिन रामेश्वरम से दूर रामनाथपुरम के एक बड़े स्कूल में मेरे भैया ने मेरा एडमिशन करवा दिया। उन दिनों आजकल की तरह बिजली के पंखे नहीं होते थे। जब मौसम गर्म और उमस भरा होता था तो छात्रों को पेड़ के नीचे पढ़ाया जाता था। दूसरे विषय की क्लास में जाने का मतलब होता था दौड़कर दूसरे पेड़ के नीचे जाना। एक दिन मैं जल्दबाजी में गलत क्लास में चला गया। वहाँ हमारे गणित के टीचर पढ़ा रहे थे। वे चश्मे में से घूरते हुए बोले, अगर तुम सही कक्षा नहीं ढूंढ सकते तो तुम इस विद्यालय में क्या कर रहे हो।
तुम्हें तो अपने उसी गांव लौट जाना चाहिए जहां से तुम आए हो। फिर उन्होंने मेरी गर्दन पकड़ी और पूरी क्लास के सामने मेरी पिटाई कर दी। उस दिन एक बार फिर मेरा दिल टूट गया, क्योंकि बिना किसी बड़ी गलती के पूरी क्लास के सामने मुझे बेइज्जत किया गया। लेकिन मुझे इस स्कूल में भेजने के लिए मेरे माता पिता ने बहुत मेहनत और त्याग किया था। ये सब सोचकर मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं अपने परिवार का नाम जरूर रोशन करूंगा। मैं दिन रात पढ़ाई में जुट गया। कुछ दिन के बाद जब परीक्षा का परिणाम आया तो मुझे गणित में पूरे अंक मिले। अगली सुबह प्रार्थना के बाद मुझे पीटने वाले टीचर खड़े हुए और मुस्कुराकर बोले, मैं जिसकी भी पिटाई करता हूँ वो महान इंसान बन जाता है। उनकी बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। फिर अध्यापक जी ने पूरी बात बताई और मेरी ओर इशारा करके बोले कि मेरी एक बात ध्यान रखना, एक दिन ये लड़का बहुत आगे जाएगा। ये सुनकर मैं अपनी पिटाई वाली बात भूलकर खुश हो गया। उस दिन जब मैं घर लौटा तो हमारे परिवार ने बहुत खुशियां मनाई। मेरी माँ ने घर पर ही मिठाई बनाई और पिताजी ने पूरे रामेश्वरम में मिठाई बांटी। और उस दिन पहली बार मुझे लगा कि मैं भी किसी लायक हूँ। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मेरी इंजीनियरिंग में रुचि बढ़ने लगी। उस वक्त MIT यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए काफी फेमस था। तो मैंने भी काफी मेहनत के बाद स्कॉलरशिप लेकर उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कॉलेज के पहले दिन ही MIT के परिसर में प्रदर्शन के लिए रखे 2 विमानों ने मुझे अपनी ओर इतना आकर्षित किया कि मैं सभी छात्रों के कॉलेज से चले जाने के बाद भी इन विमानों के पास बैठा रहता था और उनके डिजाइन और पार्ट्स को देखता रहता था। अब मेरे मन में भी किसी दिन ऐसा ही विमान बनाने का सपना जागने लगा था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान आखिरी प्रोजेक्ट के लिए मुझे क्लास के 4 और साथियों के साथ मिलकर एक फाइटर जेट प्लान डिजाइन करने को कहा गया। हमने काम आपस में बांट लिया। डिजाइन बनाने के बाद जब मैं उसे सबमिट करने के लिए टीचर के पास गया तो उन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैंने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया और दूसरा डिजाइन बनाने को कहा। अब नए डिजाइन बनाने में कम से कम 1 महीने का समय लगने वाला था, इसलिए मैंने प्रोफेसर से 1 महीने का समय मांगा। लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ 3 दिन का समय दिया और वार्निंग दी कि अगर 3 दिन के अंदर तुमने नया डिजाइन नहीं दिखाया तो तुमको अपनी स्कॉलरशिप से हाथ धोना पड़ेगा। अब मेरे पास डटकर काम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस रात मैंने पलक तक नहीं झपकाई और पूरे 2 दिन तक बिना खाए पिए मैं काम में जुटा रहा। रविवार की सुबह मैं काम खत्म कर ही रहा था कि अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मुड़कर देखा तो मेरे अध्यापक मेरी डिजाइन को बड़ी ध्यान से देख रहे थे। मेरे काम को अच्छी तरह जांचने के बाद उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, ये काम पूरा करने के लिए इतना कम समय देकर मैंने तुम पर दबाव डाला, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना बेहतरीन काम करके दिखाओगे। उनकी ये बात सुनकर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं भूल ही गया था कि पिछले 3 दिन से मैंने खाना और सोना सब छोड़ रखा है। इसके बाद न सिर्फ मेरी स्कॉलरशिप जारी रही, बल्कि MIT की परीक्षा भी मैंने काफी अच्छे अंकों से पास की। आखिर मेरी इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद फाइटर पायलट बनने का सपना पूरा करने का एक अवसर मुझे एक इंटरव्यू के रूप में आया, जिसके लिए मुझे इंडियन एयरफोर्स एकेडमी देहरादून बुलाया गया। हम टोटल 25 लोग थे, उसमें से केवल 8 लोगों को ही चुना गया और दुर्भाग्य से मेरी रैंक 9th थी। सिर्फ 1 रैंक कम होने की वजह से मेरा फाइटर पायलट बनने का सपना हमेशा के लिए सपना ही रह गया। उसके बाद मैंने 1958 में DRDO ज्वाइन कर लिया। कुछ समय बाद मुझे मेरा पहला मिशन दिया गया, इंडिया के सबसे पहले रॉकेट को लॉन्च करना। हमने कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद रॉकेट को बना तो लिया, लेकिन हमारे पास रॉकेट को लॉन्च पैड तक ले जाने के लिए कोई भी साधन नहीं था। इसलिए हमने रॉकेट के सारे पार्ट्स को अलग किया और बैलगाड़ी और साइकिल में रॉकेट के पार्ट्स को लॉन्च पैड तक ले जाकर उन्हें वापस जोड़ा। आखिरकार प्रक्षेपण की घड़ी आ ही गई। इस पल के लिए हम लोगों ने पूरे 7 साल अथक परिश्रम किया था। उल्टी गिनती शुरू हुई। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, लिफ्ट ऑफ। पहले चरण का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा। हम मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। अचानक हमारा सपना टूट गया, क्योंकि रॉकेट नियंत्रण से बाहर हो गया और 317 सेकंड के बाद उड़ान समाप्त करनी पड़ी। रॉकेट का पूरा ढांचा समुद्र में जा गिरा। इसी के साथ हमारी आशाएं भी मिट्टी में मिल गई। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ये घटना एक बहुत बड़ा सदमा था। मैं पूरी तरह निराशा से भर गया। इसी बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिस पर इस प्रोजेक्ट के असफल होने के कारणों पर चर्चा होनी थी। मैं जानता था
कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी और मेरी पूरी टीम की कड़ी आलोचना होगी, लेकिन हमारे संगठन के अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश धवन ने मुझसे माइक ले लिया और आत्मविश्वास के साथ सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। उनके इस कॉन्फिडेंस से मैं काफी प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स काफी जटिल होते हैं, हमें पता लगाना होगा कि गलती कहाँ हुई है, उस गलती को ठीक करना है और उसके बाद ध्यान रखना है कि ऐसी गलती को दोहराया न जाए। और फिर उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि ठीक 1 साल के अंदर हम एक उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने का लक्ष्य पूरा कर लेंगे। उनके इस वाक्य ने मेरी बहुत हिम्मत बढ़ाई और मैं पूरी तरह जोश से भर गया। पिछले सप्ताह भर से मैं नाम मात्र ही सोया था। मैं सीधा अपने कमरे में गया और बिस्तर पर जा गिरा। ठीक 1 साल बाद एक बार फिर पूरे देश की निगाहें हम पर थी। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का भविष्य बदल देने वाले प्रक्षेपण की घड़ी आ पहुंची थी। सुबह ही SLV-3 ने उड़ान भरी। उपग्रह अपने लक्ष्य पर सफलतापूर्वक पहुंच गया। चारों ओर खुशियों की लहर दौड़ गई। हर अखबार के पहले पृष्ठ पर इस खबर की चर्चा थी। एक बार फिर संवाददाता सम्मेलन हुआ। मैंने प्रोफेसर धवन से अनुरोध किया कि इस बार भी वे ही प्रश्नों का उत्तर दें, लेकिन इस बार उन्होंने माइक मेरी ओर करके मुझे ही प्रश्नों के उत्तर देने दिए, क्योंकि उन्हें पता था कि इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए मैंने काफी परिश्रम किया है। इसलिए उन्हें लगा कि प्रश्नों के उत्तर मुझे ही देने चाहिए। उस दिन मैंने एक बार फिर सीखा कि दल का नेता अपने दल का मार्गदर्शन कैसे करता है। वो असफलता का दोष खुद लेकर सफलता का श्रेय अपने दल को दे देता है। मैंने मन ही मन सोचा कि काश किसी दिन मैं भी अपने दल को प्रोत्साहित कर पाऊं। साल 1989 की बात है। अखबारों में अग्नि मिसाइल की बार बार असफलता और उसके परीक्षण में हो रही देरी की काफी चर्चा थी। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में ऐसी देरियां होती रहती हैं, लेकिन देश ये बात समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अपनी समस्याएं हमें खुद ही सुलझानी थी। लोग अपने अपने ढंग से देरी का मतलब निकाल रहे थे। अमूल कंपनी के एक विज्ञापन में तो हमारा मजाक उड़ाते हुए ये सुझाव तक दे दिया गया कि अग्नि मिसाइल को चलाने के लिए अमूल मक्खन का इस्तेमाल उसके ईंधन के लिए करना चाहिए। देरी के कारण अखबार हाथ धोकर हमारे पीछे पड़े थे और बार बार की असफलता से मेरे दल का मनोबल टूट चुका था। मुझे वो अनेक अवसर याद आए जब हमारे दल के नेताओं ने हमारा मनोबल बढ़ाया था। मैंने सोचा कि क्यों न मैं भी ऐसा ही कुछ करूं। मैंने एक सभा आयोजित करके अपने दल के 2000 सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें एक महान अवसर दिया गया है और सभी बड़े अवसरों के साथ बड़ी बड़ी चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं। हम हिम्मत नहीं हार सकते। हमारे देश को हमसे कम से कम इतना तो मिलना ही चाहिए। मैं बात खत्म कर ही रहा था कि अचानक मेरे मुंह से निकला कि मैं वादा करता हूं कि अगले परीक्षण में अग्नि का प्रक्षेपण सफल रहेगा। मेरा दल अचानक ऊर्जा से भर उठा। जोश से भरकर मेरे दल ने जबरदस्त इच्छा शक्ति दिखाते हुए बड़ी लगन से काम किया। आखिर मिसाइल के परीक्षण की तारीख 22 मई 1989 तय की गई। सेना के जनरल और रक्षा मंत्री जैसे गणमान्य लोग प्रक्षेपण देखने के लिए आए हुए थे। परीक्षण से पहली रात हम पूर्णिमा की चांदनी में समुद्र तट पर सैर करने गए। गरजती लहरें चट्टानों से टकरा रही थी। हम सभी के मन में ये सवाल घूम रहा था कि कल अग्नि मिसाइल का परीक्षण सफल होगा या नहीं, लेकिन इस बारे में कोई भी कुछ नहीं बोलना चाहता था। आखिर रक्षा मंत्री ने चुप्पी तोड़ी और मुझसे पूछा कि कलाम, कल हमें सफलता की खुशी को कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए? तुम्हारी क्या इच्छा है? प्रश्न बहुत सरल था, लेकिन मैं तुरंत उसका उत्तर नहीं दे पाया। सोचने लगा कि मुझे क्या चाहिए। तभी मुझे एक ख्याल आया और कहा, मैंने अपने शोध केंद्र में 1 लाख पौधे रोपने हैं। रक्षा मंत्री का चेहरा चमक उठा। उन्होंने भविष्यवाणी की कि अग्नि की सफलता के लिए धरती माता तुम्हें आशीर्वाद देगी। कल हमें सफलता जरूर मिलेगी। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि का प्रक्षेपण हुआ, एकदम बाधा रहित और त्रुटिहीन। विभिन्न कार्य केंद्रों पर 5 सालों तक लगातार चले कार्य का अच्छा परिणाम मिला था। ये मेरे जीवन के सबसे महान पलों में से एक था। दोस्तों, इन्हीं सब उपलब्धियों की वजह से उन्हें 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से नवाजा गया। लेकिन जिस काम के लिए उन्हें 1997 में भारत रत्न से नवाजा गया था, वो था पोखरण 2। पोखरण 2 एक ऐसा बम टेस्टिंग प्रोग्राम था जिसमें इंडिया ने जापान और अमेरिका की वार्निंग के बाद भी इस मिशन को बड़ी चतुराई से चालू रखा। इस प्रोजेक्ट के चीफ भी एपीजे अब्दुल कलाम ही थे। 41 सालों तक भारत की सेवा करने के बाद रिटायर होने के 3 साल बाद ही एपीजे अब्दुल कलाम को अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रेसिडेंट बनने का प्रपोजल दे दिया। 27 जुलाई 2015 में हमने इस अनमोल रत्न को हमेशा के लिए खो दिया। हृदय गति रुकने से इनका निधन हो गया। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम को लेकर इसके अलावा आप क्या क्या जानते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं
मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।